स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है? हाँ दिखता है। ओके ठीक है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट 1 का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर्स। जैसे मैंने उस दिन बताई तुम लोगों को, ये फर्स्ट चैप्टर सिर्फ तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वेक्टर्स सेकंड चैप्टर है, तो वेक्टर्स हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो उस दिन जैसे बताया इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और बनते हैं, ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, फिर ग्राफ्स का फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें 2D 3D हम लोग इसी में देखने वाले। ओके तो देखो फर्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का द कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन। The Cartesian xy plane provides a method for translating pairs of related variables into a graphical format. तो देखो अब नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन का काम क्या रहता है, जो भी तुम्हारा तुम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़े रहेंगे 11th-12th में, राइट? तो ये प्लेन क्या करती है, कोई भी पेयर ऑफ वेरिएबल अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो उसको ग्राफ में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है, तुम्हारे कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन का। एंड वाई एक्स वाई, इसको एक्स वाई प्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये वेरिएबल्स एक्स एंड वाई को ही यूज करती है। ठीक है, तो देखो द कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर ट्रांसलेटिंग पेयर्स ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू अ ग्राफिकल फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी ये, ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी। फिर it uses variables x and y normally. This variable describes a function like y is equals to 3x plus 2. तो ये नॉर्मली कौन से वेरिएबल्स को यूज कर रहा है, नॉर्मली वेरिएबल्स x एंड वेरिएबल y। तो ये कोई फंक्शन जैसे y is equals to 3x plus 2 हो गया, या इससे रिलेटेड कोई और अगर फंक्शन है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ को बनाने के लिए जो सपोर्ट रहता है या फिर जो हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, each value of x has corresponding value of y. These values are located on the intersect axis as shown in figure 1.1.1. ये फिगर देखेंगे, each value of x has a corresponding value of y। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू है तो तुमको y की वैल्यू तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास y की वैल्यू है तो तुम x की वैल्यू इजीली फाइंड करते हो। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की भी वैल्यू होनी चाहिए। और ये कहाँ पे लोकेटेड रहेंगे, ये मैं तुम लोगों को फिगर अभी नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगी। नॉर्मल ग्राफ की पिक्चर दी हुई है, तो किस तरह से हम लोग ग्राफ्स क्रिएट करते थे ये सारा कुछ हो चुका है तुम्हारा 11th-12th में, तो इतना रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। ग्राफ्स कैसे बनते हैं ये भी तुम लोगों को मालूम है, प्लेन्स किस तरह से, प्लेन्स पे किस तरह से तुम लोग पॉइंट लोकेट करते हो ये भी तुम लोगों को पता है। The straight line is formed by the set of points. It is given by the equation y is equals to mx plus c. The x-axis represents the independent variables horizontally, whereas y-axis represents the dependent variable vertically. तो देखो अभी अगर एक स्ट्रेट लाइन तुम लोग फॉर्म कर रहे हो किसी सेट ऑफ पॉइंट्स, अगर तुम्हारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे अगर x और y के वैल्यू में तुम लोग जैसे लिखते थे ना, x की वैल्यू सपोज 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा सेट ऑफ पॉइंट्स, तुम्हारे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है जिसके हेल्प से तुमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तुम्हारे ग्राफ के ऊपर। तो ये इजीली हो जाएगा, क्या करना है, सिर्फ x को ग्राफ में x जो लाइन रहती है x की, उसके ऊपर 3 ढूंढना है और 3 के यहाँ पे निशान लगाना है या फिर पॉइंट करना है। उसी के साथ y की जो लाइन रहती है वहां पे 2 फाइंड करके 2 पे पॉइंट लगाना है। फिर वो दोनों पॉइंट्स को क्या करना रहेगा, हमको एक तरह से वहां से लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसके हेल्प से, तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली करते थे। तो ये एक इजी प्रोसेस है। इट इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसके लिए इक्वेशन जो नॉर्मली यूज होता है, जनरल इक्वेशन, वो क्या है, y is equals to mx plus c. The x-axis represents the independent variable horizontally, whereas y-axis represents the dependent variable vertically. तो जो x-axis रहता था हमारा वो क्या रहता था, horizontal position में रहता था। उसी तरह से जो y-axis हमारा रहता था वो क्या रहता था, वर्टिकल पोजीशन में रहता था। एंड नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, अगर हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है तो x क्या रहेगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ओके उसी तरह से y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y क्या रहेगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वर्टिकल पोजीशन में। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है?
आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ समझे। ओके ठीक है। देखो फिर द एक्सिस एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री एट पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। ये भी तुम लोगों को पता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं 90 डिग्री एंगल पे, और वो जो पॉइंट रहता है इंटरसेक्शन का उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो दिस इज नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोल सकते हैं नॉर्मली, जो कि हमको ग्राफ बनाने में हेल्प करती है। और ग्राफ्स हम लोग कौन से वेरिएबल से क्रिएट करते हैं? वेरिएबल वाई। ठीक है। और उसमें हमने क्या, तो वो वेरिएबल रहता है हॉरिजॉन्टली और वाई रिप्रेजेंट क्या करता है? पेंडिकुलरली। ठीक है। मैम अब मैं आवाज नहीं दूसरी आती। पिक्चर शेयर, आवाज नहीं आती मैम। अब आ रही है? हाँ अभी आती हाँ है। अभी आती है। ओके। देखो सेकंड पिक्चर दिख रही है? स्क्रीन पे? हाँ दिखी। ओके ठीक है। तो देखो यही फिगर है जो पीछे डिस्क्राइब किए उन्होंने, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन फॉर इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू 3x+2। तो अगर नॉर्मली तुम्हारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है या फिर एक सेट ऑफ पॉइंट दिया हुआ है, तो तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन किस तरह से बनाते हो? ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, जिससे हम अलग अलग चीजें भी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, हम लोग कर्व्स भी ड्रॉ करते थे, हम लोग शेप्स भी इस पे बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ग्राफ्स पे बनती है अगर हमारे पास सेट या फिर कोई इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। The variables should be represented by x and y letters. The letters at the opposite end of the alphabet in order should substitute numbers. So the equation is written like, देखो ये वाला फॉर्मेट भी तुम लोगों को पता है, y is equals to ax square plus bx plus c। ठीक है, ये वाला इक्वेशन भी पता है। इसके फॉर्मेट में भी हम लोग ग्राफ्स इजीली क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखो, द एस्टिमेशन ऑफ द राइट एंड द अबव आर पॉजिटिव, वेयर ऑन द अदर हैंड द एस्टिमेशन ऑफ द लेफ्ट एंड बिलो आर नेगेटिव। ये चीजें भी तुम लोगों को पता है कि राइट साइड, जो ग्राफ की राइट साइड रहती है वहां पे पॉजिटिव वेरिएबल्स रहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड रहती है ग्राफ की उसमें कौन से वेरिएबल्स रहते हैं? नेगेटिव, माइनस के फॉर्म्स में तुम्हारे वेरिएबल्स रहते हैं। On the Cartesian plane, any point P is perceived as an ordered pair of numbers x, y. The variables x and y are known as Cartesian coordinates of P. तो देखो Cartesian plane पर अभी को बॉक्स दिख रहा है जिसके ऊपर तुम्हारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ किया हुआ है। तो जहां तक वो तुमको बॉक्स दिख रहा है ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है। वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर तुमने क्या किए है? तुमने एक्स एक्सेस ड्रॉ किए, वाई एक्सेस ड्रॉ किए। फिर वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करने के बाद तुमने क्या किए? एक सेट ऑफ पॉइंट्स या फिर एक इक्वेशन की हेल्प से स्ट्रेट लाइन को, हमारा कार्टेशियन प्लेन, जो कि एक्स और वाई वेरिएबल की हेल्प से हमको क्या हेल्प करता है? ताकि हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सके, और उसके ऊपर तरह का शेप, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकता है, या फिर कोई भी अदर शेप हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स मौजूद है या फिर हमारे पास कोई इक्वेशन मौजूद है एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? ऑन द कार्टेशियन प्लेन एनी पॉइंट P इज परसीव्ड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स होना चाहिए जो कि एक्स और वाई के फॉर्म में रहे। The variables x and y are known as Cartesian coordinates of P. तो जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए उसके x और y क्या रहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ठीक है। Inside the program, the mathematical functions and geometric shapes are given as list of coordinates. तो हम लोग इसमें बहुत सारे mathematical functions लगा सकते हैं, उसके हेल्प से हम बहुत तरह के geometrical shapes ड्रॉ कर सकते हैं with the help of graph। और ग्राफ्स किस पे बनते हैं? तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन पे बनते हैं, जिसके अंदर हमको दो सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्स और वाई होना जरूरी है, मतलब एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल होना जरूरी है। क्लियर है? कार्टेशियन प्लेन समझा? कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन समझा ये? हाँ। ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी है या आगे जाए हम?
ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का फंक्शन ग्राफ्स। फंक्शन ग्राफ्स क्या होते हैं देखो, wide varieties of functions like linear, quadratic, cubic, trigonometric. The equation for these functions are given as. देखो बहुत तरह के फंक्शंस मौजूद होते हैं, सिर्फ एक या दो नहीं। देखो कौन से है, लीनियर हो गया तुम्हारा, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, और भी रहते हैं। यहाँ पे 4 तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो लीनियर फंक्शन का इक्वेशन देखो किस तरह से बनता है, y=mx + c, जो कि नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल लीनियर फंक्शन हम जिसको बोलते हैं। उसके तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पावर के फॉर्मेट में आता है, जिसको रेज टू 2 लगता है, वो होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो y=ax² x + c, ये किसका फॉर्मूला है, तुम्हारे क्वाड्रेटिक फंक्शन का। क्यूबिक फंक्शन जिसमें पावर में 3 लगता है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, y=3 + bx² + cx + d, ठीक। ये हो गया तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, तुम्हारा वो साइन कॉस वाला, y=a sin x। तो ये हो गए तुम्हारा लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 4 फंक्शन समझे। हाँ नेक्स्ट फोटो शेयर कर रही हूँ, ये भी शेयर करूँगी, बार बार ये फोटोज बदलने पड़े। ठीक है, देखो अब अवेलेबल है फोटो। हाँ ओके अब देखो वो 4 फंक्शंस के बेसिस पे किस तरह के अलग अलग शेप्स बनते हैं, वो यहाँ पे देखो बताया गया है। These functions generate a graph and recognize the function's origin. तो ये सारे functions जो देखे हमने, जो 4 functions थे, linear, quadratic, cubic and trigonometric, ये चारों functions अलग अलग graphs create कर सकते हैं और एक function का origin हम लोग बना सकते हैं। तो देखो for the linear functions the graph is straight line। तो जैसे हम देखे ऊपर y=3x + 2, जो पिछली फिगर थी जिसमें हमने कार्टेशियन xy प्लेन का एग्जांपल देखे, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ था y=3x + 2, जिसके हेल्प से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा लीनियर फंक्शंस। तो जब भी हम लोग लीनियर फंक्शंस यूज करते हैं ग्राफ में, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इट इज पैराबोला फॉर क्वाड्रेटिक। पैराबोला टाइप का शेप या फिर कर्वी बोलते हैं ना जिसको, कर्व टाइप का शेप अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन से ड्रॉ होता है, ठीक है। कौन से फंक्शंस यूज होते हैं उसके लिए, क्वाड्रेटिक कर्व जैसा हम जब बनाते हैं। इट इज एस शेप फॉर क्यूबिक्स एंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इट इज अ वेव लाइक ट्रेस। तो जब हम लोग क्यूबिक फंक्शन यूज करते हैं तो एस शेप का ग्राफ क्रिएट होता है। उसी तरह से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं तो वेव लाइक ट्रेस एक क्रिएट होता है, या वेव लाइक शेप में एक ग्राफ क्रिएट होता है। तो चारों फंक्शन से अलग अलग शेप्स क्रिएट होते हैं। जैसे लीनियर फंक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है, उसी तरह से अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज करें तो उसके फॉर्म में पैराबोला या फिर कर्व हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब कर्व का कोई पॉइंट नहीं रहेगा वो। फिर उसके बाद अगर हम लोग क्यूबिक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एस शेप यूज होता है। उसी की तरह अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वेव लाइक जो हमारा शेप है वो फॉर्म होगा। इन एनिमेशन ग्राफ्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वर्चुअल कैमरा एंड लाइट्स। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ये तो हो गया, हमने 4 फंक्शन से किस तरह से ग्राफ्स क्रिएट करते हैं वो देखे, 4 फंक्शन से बनते किस किस शेप में, ठीक है। लेकिन एनिमेशन में इस तरह के ग्राफ्स लगाए, जो नॉर्मल हम लोग सपोज गेम प्रोग्राम कर रहे हैं और एनिमेशन जनरेट किया जा रहा है, तो एनिमेशन में ग्राफ्स क्या सपोर्ट करते हैं, ग्राफ्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट तुम लोगों ने क्रिएट किए उनका मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारे ग्राफ्स। देन वर्चुअल कैमरा, जो भी वर्चुअल कैमरा रहेगा। वर्चुअल कैमरा बोले तो क्या, जब तुम लोग गेम खेल रहे हो तो हमको एक साइड दिखता है, बराबर, मतलब हमको सिर्फ सामने की साइड दिखेगी। जैसे मैंने उस दिन मारियो वाले गेम का एग्जांपल दी तुमको उसका सिर्फ सामने का पोस्टर दिखता है, उसके बैकग्राउंड में या उसकी लेफ्ट साइड को उसके नहीं देख पाते थे। या फिर जो 2D गेम्स होते हैं जिनके पीछे की साइड हम लोग नहीं देख पाते, राइट, हम लोग सिर्फ
सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही देख पाते हैं। तो वो क्या होता है, तुम्हारा वर्चुअल कैमरा। तुम्हारा वर्चुअल कैमरा सिर्फ सामने की साइड को देख पा रहा है, पीछे की साइड को नहीं देख पा रहा। या फिर अगर हम लोग 3D गेम लेंगे तो वो पूरा दिखता है, पीछे की साइड भी दिखती है, सामने की भी साइड दिखती है। तो ये वर्चुअल कैमरा का पोजीशन क्या रहेगा, 3D पोजीशन में तुम्हारा वर्चुअल कैमरा रहेगा। दैट मीन्स वो सारे एरिया को कवर कर रहा है। तो ये वर्चुअल कैमरा को भी कौन तुम्हारा कंट्रोल करता है, तुम्हारे कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या, अगर तुमने 2D ग्राफ्स क्रिएट किए हो तो तुम्हारे वर्चुअल कैमरा की पोजीशन भी 2D रहेगी। अगर 3D ग्राफ्स क्रिएट किए हो तो तुम्हारे वर्चुअल कैमरा की पोजीशन 3D रहेगी। दैट मीन्स वो पूरा एरिया कवर करेगा। तो ये बेस करता है तुम्हारे, डिपेंड करता है तुम्हारे ग्राफ्स के ऊपर। इसी तरह से लाइट्स को भी ये कंट्रोल करते हैं। बोले तो क्या, कभी कभी हम कोई गेम खेलते हैं जिसमें अचानक से रात हो जाती है, अंधेरा आ जाता है, या फिर कोई टनल में बंदा घुस जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी प्लेयर रहेगा वो कभी टनल में चला जाता है तो एकदम से सारा डार्कनेस हो जाता है। दैट मीन्स लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो ये तरह की चीजें, मतलब लाइट्स को कंट्रोल करना कि अभी दिन है, अभी रात हो गई, अभी शाम हो गई, तो ये सारी चीजें भी हमको गेम में दिखती है। तो ये या फिर कॉन्ट्रास्ट को भी कंट्रोल करने का काम करता है, तुम्हारे ग्राफ्स करते हैं। तो एनिमेशंस में अगर हम लोग ग्राफ्स यूज कर रहे हैं तो ये 3 तरह की चीजों को कंट्रोल करेंगे। दैट इज द मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल कैमरा एंड लाइट्स। ये क्लियर है? As we know, graphs show the relationship between x and y, but it also shows the relationship between an activity like movement, size, brightness, rotation, etc. तो देखो ग्राफ्स क्या करते हैं। नॉर्मल अगर हम लोग मैथमेटिक्स में ग्राफ को यूज करें तो वो क्या हमको सिर्फ x और y के बीच का रिलेशन बताते हैं कि अगर हमारे x की वैल्यू है तो इजीली हम y को फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास y की वैल्यू है तो इजीली हम लोग को फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग x और y का रिलेशनशिप देखते हैं जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम में डिनोट कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं तो ये क्या कहता है, एक मूवमेंट ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, या फिर साइज। इवन साइज, अगर तुम लोगों का ग्राफ कितना है, बड़ा है छोटा है, तो ये ग्राफ के साइज पे ऑब्जेक्ट का साइज भी डिपेंड करता है। उसी के बाद ब्राइटनेस, जैसे मैंने लाइट हो रहा है, कभी अंधेरा हो जा रहा है, या फिर कभी शाम का टाइम हम लोग दिखाते हैं जो मीडियम लाइट में दिखता है। तो ये सारी चीजें। फिर रोटेशन, देखो वर्चुअल कैमरा अगर यूज कर रहे तो रोटेशन भी यूज होगा। जैसे मैंने बताई कि वर्चुअल कैमरा जो है अगर 2D है तो वो सिर्फ सामने की पोजीशन तुम्हारी दिखाएगा, पीछे की साइड नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर तुम लोग 3D गेम ले रहे हो, 3D तुम बना रहे हो, तो वर्चुअल कैमरा की पोजीशन पूरी 3D एंगल में घूमेगी, तो वो रोटेशन हो गया। मतलब वो बैक साइड भी दिखा रहा है, तुम्हारी फ्रंट साइड भी दिखा रहा है। तो ये वर्चुअल कैमरा इस रोटेशन में आएगी। उसी के साथ साथ कलर्स भी इस पे डिपेंड करते हैं। कलर्स भी हम लोग फॉर्म करते हैं, हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं, राइट। पेड़ का कलर अलग होता है, ऑब्जेक्ट का कलर अलग होता है, जमीन का कलर, आसमान का कलर, सारे कलर्स बनते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें भी ग्राफ्स की हेल्प से होती है। देखो विथ टाइम फिगर 1.2.1 रिलेशनशिप बिटवीन द ब्राइटनेस एंड द फ्रेम नंबर। अब देखो यहाँ पे एक फिगर बताई गई है, फिगर 1.2.1। ये फिगर में देखो हमने रिलेशनशिप देखे है ब्राइटनेस और फ्रेम्स के बीच में। अब फ्रेम्स क्या रहते हैं ये समझ लो। तुम लोगों को गेम्स में अलग अलग सीन्स दिखते हैं, राइट। मतलब अभी एक सीन दिख रहा है, फिर वो सीन चेंज होकर दूसरा सीन आता है। तो ये फ्रेम्स ये काम करती है, अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग सीन्स बनाए जाते हैं। जैसे अभी मैं एक सीन बना रही हूँ जिसमें सिर्फ पेड़ नजर आ रहे हैं, तो ये एक फ्रेम हो गई मेरी, ठीक है। में मैंने सिर्फ पेड़ वाला बैकग्राउंड दिखाई हूँ, फिर मुझे दिखाना है रेगिस्तान वाला बैकग्राउंड किसी गेम में, तो वो दूसरी फ्रेम में मैं क्रिएट करूंगी कि मैं सिर्फ रेगिस्तान वाला बैकग्राउंड जो है वो वहां पे बता रही हूँ। तो जैसे फ्रेम चेंज होंगी, जैसे जैसे फ्रेम्स चेंज होंगी, जो कि तुम लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। फिगर में देखो नीचे फ्रेम्स दिए हुए, फ्रेम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी तरह से फ्रेम 32 तक वो लोग गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेम 2 मतलब 1, 2 तक कोई एक सीन चल रहा है, फिर अचानक मतलब 3 तक वो सीन चल रहा है, फिर अचानक जब फ्रेम 4 आ रही है तो सीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4, 5 तक वही सीन चलेगा, फिर अचानक जैसे फ्रेम 6 आ रही है तो कोई और सीन आ जाएगा। उसी की तरह 6, 7 पे वही सीन चलेगा, फिर जैसे फ्रेम 8 आ रही है तो सीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हर गेम जो तुम लोग खेलते हो उसमें फ्रेम्स यूज होती है, जो अलग अलग फ्रेम्स होती है। अलग अलग फ्रेम्स पे अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स डाले जाते हैं, जिसके से जैसे जैसे में जैसे तुम लोग देखते हो ना, कोई सपोज बुक में जो वो ड्राइंग्स करते हैं और वो
फटाफट वो बुक को फ्लिप करते हैं तो वो एनिमेशन नजर आता है, उसी का एग्जाम्पल ले लो कि छोटी सी एक बुक करते हैं जहाँ पे कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में कुछ भी कार्टून ड्रॉ करते हैं और फिर वो फटाफट उसको फ्लिप करते हैं, वो बुक को, पेजेस बहुत फास्ट मूव होते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर की जो पिक्चर है वो मूव हो रही है। तो वही कंसेप्ट है तुम्हारे फ्रेम्स का भी, कि फ्रेम्स जो तुम्हारे फटाफट मूव होंगे तो पीछे का जो सिनेरियो रहेगा या फिर जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ये भी मूव होते जाएंगे और ऐसा लगेगा तुम लोगों को कि तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा आगे बढ़ रहा है, मतलब एक सीन से दूसरे सीन में जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है काम फ्रेम्स का। अभी ये एग्जाम्पल में देखो क्या बताया गया है, जिस तरह से ब्राइटनेस किस तरह से कम ज्यादा हो रही है फ्रेम्स के आगे बढ़ने पे। तो जब तुम्हारी फ्रेम नंबर 2 पे थी तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा लो थी, उस कर्व को देखो ध्यान से, तो ब्राइटनेस की क्या थी तुम्हारी, थोड़ी कम थी। तो जैसे वो 4, 6, 7, 8 तक चली गई फ्रेम तुम्हारी मूव हुई तो ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। दैट मीन्स हो सकता है वहां पर उजाला हो गया, रोशनी हो गई तुम्हारे गेम के अंदर या फिर एनिमेशन के अंदर। ठीक है, उसी तरह से जब वो 10, 12, 14, 16, 18 तक आई फ्रेम, 20 तक, 24 तक, तो उसकी ब्राइटनेस देखो कम होते गई, इवेंचुअली वो ब्राइटनेस जो है वो डाउन होती जा रही है। उसी तरह से जब फ्रेम्स और ज्यादा आगे मूव होती गई, जब 32 तक वो फ्रेम गई तो ब्राइटनेस फिर से जो है वो तुम्हारी और ज्यादा इंक्रीज होती गई। मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो जो तुम्हारा एनिमेशन था या फिर जो गेम था, यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो फ्रेम पे डिपेंड कर रही है कि किस तरह से आगे आगे बढ़ रही है, उस तरह से ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है। तो इस तरह से तुम्हारे गेम के अंदर जो ग्राफ है वो फ्रेम्स या फिर ब्राइटनेस से रिलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ब्राइटनेस की जगह अगर साइज होता कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज तो वो भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि 2, 4 तक ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, अचानक से जैसे वो 16, 18 तक चला गया तो वो बढ़ गया, या फिर 32 तक गया तो वो साइज जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और फ्रेम्स क्या है ये समझ में आया। पूरे गेम में तुम्हारा फ्रेम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेम्स क्रिएट होते हैं अलग अलग सिनेरियोज रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा फ्रेम्स बनते हैं। अगर कोई एक एनिमेशन का लोगों को बनाना है उसमें अलग अलग सीन्स अलग अलग फ्रेम्स में तुम लोग डालते हो, और फिर जिस तरह से फ्रेम्स मूव होती है तो ऐसा लगता है कि या फिर बैकग्राउंड जो है वो मूव हो रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये तुम्हारा ग्राफ ये सारे काम कर रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से हम ये सारी चीजें करते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द टाइम इन एनिमेशन फ्रेम इज मार्क्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एंड रिलेटेड ब्राइटनेस ऑफ अ वर्चुअल लाइट सोर्स इज रिकॉर्डेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। सच फंक्शंस हेल्प्स द एनिमेटर टू हैव the brightness of light source for all frame of animation. Animator uses interactive software tools are used to make changes to the function. तो ये एनिमेटर जो भी रहेगा, सपोज अगर तुम एनिमेटर हो तो तुम लोग देख सकते हो इस ग्राफ की हेल्प से कि अलग अलग फ्रेम्स में ब्राइटनेस कितनी, सपोज तुम लोगों को चेंज करना है कि अगर 248 पे तुमको ज्यादा ब्राइटनेस रखनी है तो फिर तुम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं इस चीज के लिए। सॉफ्टवेयर टूल्स का की हेल्प से तुम लोग क्या कर सकते हो, फिर उसको कम ज्यादा या फिर चेंज कर सकते हो। ये पूरा किसके हाथ में रहता है, तो एनिमेटर के हाथ में रहता है जिसने भी एनिमेशन क्रिएट किया है। तो ग्राफ के हेल्प से इस तरह से रिलेशनशिप जनरेट होते हैं बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स या फिर बिटवीन एनी टू एंटिटीज दैट इज यूज्ड इन द गेम और दैट इज यूज्ड इन द एनिमेशन। क्लियर है ये चीज, समझ में आया तुम लोगों का फंक्शन ग्राफ? हाँ मैम। क्लियर है ना। फिर देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, तुम्हारे ज्योमेट्रिक शेप्स में। ज्योमेट्रिक शेप्स देखो क्या है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक शेप्स बताना भी नहीं चाहिए लेकिन देखो 2 लाइन में समझ में आएगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स नीड्स 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। देखो ये चीज ध्यान में रखो, कंप्यूटर ग्राफिक्स जब तुम लोग बनाते हो उसमें 2D शेप्स होते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिफरेंस समझ लो। 2D शेप्स इसलिए क्योंकि वो 3D फॉर्मेट में हमको सारा उनका जो एरिया है वो कवर नहीं करते, हम सिर्फ उनकी सामने की पोजीशन देख सकते। तो जैसे अगर एक स्क्वायर तुम लोग नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या हो गया, तुम्हारा शेप हो गया। फिर अगर उस स्क्वायर के बेसिस से तुमने एक क्यूब के फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट जो है वो गेम में बना दिए। अगर तुमने ग्राफ में एक स्क्वायर
क्रिएट किए हो और उस स्क्वायर के हेल्प से तुम लोग सपोज कोई बॉक्स बना रहे हो, स्क्वायर के हेल्प से बॉक्स बना रहे हो गेम के अंदर, बॉक्सेस बताने हैं तुमको गेम के अंदर कि खाली बॉक्सेस या फिर कंटेनर्स जो कि स्क्वायर शेप में वो तुम्हारे गेम में रखे हुए, तो वो कंटेनर्स या फिर वो बॉक्सेस किसके हेल्प से तुम लोग बना सकते हो, स्क्वायर शेप की हेल्प से, जो तुम लोग ग्राफ में बनाओगे। तो पहले तुम लोग ग्राफ में 2D शेप क्रिएट करोगे, दैट इज तुम्हारा स्क्वायर हो गया, फिर उसकी हेल्प से तुम लोग क्या करोगे, गेम में 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो ये डिफरेंस समझ लो, कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2D शेप्स होते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से अगर सर्कल का एग्जांपल मैं ले लूं, अगर ग्राफ में तुम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किए तो वो हो गया तुम्हारा 2D शेप, फिर वो 2D शेप या फिर वो सर्कल की हेल्प से तुम लोग ग्राफ में बॉल बना रहे हो, बॉल दिखा रहे हो, फुटबॉल हो गया, छोटा सा कोई बॉल या फिर कोई सर्कुलर चीज जो तुम तुम्हारे गेम में दिखा रहे हो। मतलब क्या, तुम्हारे 2D शेप, दैट इज तुम्हारे 2D सर्कल जो तुमने ग्राफ पे बनाए हो, उसकी हेल्प से तुम एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तुम्हारे गेम के अंदर। तो इस तरह से 2D शेप्स और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद देखो, फॉर दिस 2D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। तो अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस होते हैं। The geometric shapes which are included are circle, polygons, mathematical functions, fractals, arbitrary curves, etc. तो देखो 2D shapes किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सर्कल हो गया तुम्हारा, पॉलीगॉन्स में हर तरह का शेप आ गया तुम्हारा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब आ गया। फिर उसके बाद देखो मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए। मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। कर्व ड्रॉ करने के लिए, एस शेप या फिर वेव लाइक ट्रेस ड्रॉ करने के लिए भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। तो ये भी शेप हो गया तुम्हारा, 2D शेप हुआ। फिर उसके बाद फ्रैक्टल्स हो गए, आर्बिट्ररी कर्व्स हो गए। तो ये सारी चीजें तुम्हारे 2D शेप्स में आ रही है, ठीक है। फिर उसी तरह से देखो 3D ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्मूथ, फेसेटेड, गैशियस, फरी, बम्पी एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं, स्मूथ सरफेस हो सकते हैं, जैसे जमीन बता रहे हो स्मूथ सरफेस की, या फिर कोई फ्लोर ऐसा बता रहे हो, या फिर वॉल्स बता रहे हो स्मूथ हो सकता है, मतलब जिसको अलग अलग फेस होते हैं। जैसे कोई पिलर बताए तुमने, कोई गेम में कोई पिलर बता रहे हो जिसके चारों साइड्स तुम दिख रहे हैं वो पिलर के, तो ये फेसेटेड ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसके अलग अलग फेसेस तुमको नजर आ रहे। फिर गैशियस ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं, इन्हीं शेप की मदद से तुम लोग ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। गैशियस ऑब्जेक्ट जैसे कोई गैस लीक हो रही है या धुआं उड़ रहा है कोई गेम में, तुम लोग ऐसे बता रहे हो, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही हुआ जो कि तुम गेम में डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज गैशियस ऑब्जेक्ट। फिर फरी ऑब्जेक्ट जैसे कोई फर वाली चीज बता रहे हो, कोई मॉन्स्टर हो गया, बॉल जिसपे फर्स लगे हुए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो फरी है, तो ये सारी चीजें भी तुम क्रिएट कर सकते हो। या फिर बम्पी, जिसके बम्प्स निकले, जैसे ऊंची नीची जमीन बता रहे हो, माउंटेन्स बता रहे हो, तो बम्पी ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दोस 2D शेप्स व्हिच आर सर्कल, पॉलीगॉन्स, मैथमेटिकल फंक्शंस, फ्रैक्टल्स, आर्बिट्ररी कर्व्स एक्सेट्रा। तो ये 2D शेप्स की हेल्प से इतने तरह के, और इससे भी ज्यादा, सिर्फ इतने नहीं, इससे भी ज्यादा तरह के 3D ऑब्जेक्ट्स तुम लोग जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो डिफरेंस समझ में आया 2D शेप्स और 3D ऑब्जेक्ट्स के बीच में। 2D शेप्स हम लोग जो है वो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, जो कि सिंपल पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन से जनरेट की हुई लाइन या कर्व हो सकता है। और फिर उन शेप्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन के अंदर या फिर गेम के अंदर 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, फेसेटेड, गैशियस, फरी, बम्पी, या फिर कोई भी अलग शेप में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड एज 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ 2D शेप्स। तो समझा, ज्योमेट्रिक शेप समझ में आया। हाँ ठीक है। मैम। उसके बाद देखो पॉलीगोनल शेप्स, ये याद नहीं होगा मेरे ख्याल से, 1029 ऑलरेडी हो गए, नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तुम लोगों का। हाँ है अभी। हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉलीगोनल शेप्स हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे ये क्या है, हो जाएगा। समझ रहा है, गेम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं लाइव क्लास में। हाँ। ओके ठीक है, तो एंड करें आज की। ठीक है, बाय बाय।